हेलो दोस्तों। हाँ भाई, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आ जाओ आ जाओ, फटाफट फटाफट। क्या वैसे तो ओपन करके ही बैठे हैं बच्चे हाँ, तो। तैयार हैं। हाँ, लाइव अगर चल रहा होता तो फिर जरूर बोल देते हाँ भाई आ जाओ फटाफट। चलो, दीपावली के बाद फिर से स्वागत है आपका गुरु नीति, जो अपनी 180 वर्सेज 180 सीरीज चल रही थी। इसमें अपना टॉपिक रहेगा बायोलॉजी का 13। टोटल 90 टॉपिक हैं बायोलॉजी के। इसी प्रकार 45 टॉपिक जो है वो फिजिक्स के रहेंगे, 45 केमिस्ट्री के रहेंगे। और यतीन्द्र सर, जो बच्चों का जो क्रेज आ रहा है ना सामने से, नो डाउट वो एक अलग ही जोश भर देता है। अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि ये ना आप लोगों का जो इंटरेस्ट आपने दिखाया है ना इस गुरु नीति की तरफ, उससे हमें और कॉन्फिडेंस जो है वो आया है कि बच्चों के लिए और बेटर क्या किया जाए। ठीक है, तो अपन ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, यतीन्द्र सर एनिमल हिस्टोलॉजी की बात कर रहे थे। इसमें अपने एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के 24 क्वेश्चन जो है इससे ठीक प्रीवियस वाले लेक्चर में अपने देखे थे। ठीक है, तो चालू करते हैं। अपना सेकंड पार्ट रहेगा। मैं सुनील सोरान, जूलॉजी फैकल्टी, CLC सीकर। मैं यतेंद्र उपाध्याय, जूलॉजी फैकल्टी, CLC सीकर। चालू करें सर? जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अपना पहला रहेगा, व्हाइट फाइबर आर रेजिस्टेंट टू स्ट्रेचिंग एंड फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस द प्रोटीन कोलेजन विच ऑन बॉइलिंग विद H2O इज। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है इन फाइबर्स की। और कोलेजन फाइबर को जब बॉइल किया जाता है तो वो जिलेटिन सब्सटेंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 प्रकार के ये फाइबर्स हैं। कोलेजन हो गया, इलास्टिन हो गया, रेटिकुलर फाइबर्स कहला गए। कोलेजन फाइबर की प्रॉपर्टी कहलाती है वो जेल जैसे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि अपन बात करें इलास्टिन की, वो नहीं होता है। इलास्टिन इस प्रकार की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। रेटिकुलर में भी नहीं होता है। रेटिकुलर में भी नहीं होता है। तो बॉइलिंग पर जेली जैसी सब्सटेंस में कन्वर्ट होना, ये इन 3 फाइबर में से किसकी प्रॉपर्टी कहलाती है बच्चों? जिलेटिन की कहलाती है। ठीक है, कोलेजन। बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी, कोलेजन फाइबर को बॉइल करने पर बार कलर चूज कर लेते हैं अपन। आंसर कौन सा चला जाएगा? जिलेटिन चला जाएगा। इलास्टिन फाइबर हो ही गया जो ये प्रॉपर्टी नहीं दर्शाएगा। ओशिन तो प्रोटीन बोन के अंदर में और ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गया। ठीक है, बोन का ऑर्गेनिक सब्सटेंस बच्चों क्या कहलाता है? ओशिन कहलाता है। और कॉन्ड्रीन जो है वो कार्टिलेज का प्रोटीनेशियस सब्सटेंस कहलाता है। ये जो कोलेजन है अनस्ट्रेचेबल है ना, स्ट्रेचिंग नहीं होती है, अनस्ट्रेचेबल, और इसी की वजह से या अपन कह सकते हैं नॉन इलास्टिक और हार्ड नेचर जो हार्ड नेचर आती है टिश्यू की, वो इसी के कारण ही ऑब्टेंड होती है। मतलब जहाँ पे भी स्ट्रेंथ चाहिए है ना, जी जी जी, वहां पर कोलेजन की प्रेजेंस होती वहां पर कोलेजन की प्रेजेंस देखी जाएगी। और स्ट्रेचेबल नॉन इलास्टिक हो गई। ठीक है, और आपका इलास्टिन फाइबर जो इलास्टिक हो गई। ठीक है, जो रेटिकुलर है वो भी नॉन इलास्टिक, वो भी नॉन इलास्टिक हो गए। ठीक है, ब्रांचिंग की बात करें तो व्हाइट फाइबर जो कोलेजन है इनमें ब्रांचिंग है नहीं। बाकी जो येलो फाइबर है जिनको इलास्टिक फाइबर भी बोलती है, ब्रांचिंग होती है। और आपका रेटिकुलर में ब्रांचिंग नहीं होती। रेटिकुलर में ब्रांचिंग पाई जाती है। जी जी जी। तो और जहाँ पर जैसे अपन ने व्हाइट फाइबर के बारे में बात कर ली, ठीक है, कि जहाँ पर भी स्ट्रेंथ चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, वहां पर आपका ये व्हाइट फाइबर प्रेजेंट। ओके। और जहाँ पर भी इलास्टिसिटी चाहिए वहां पर आपका येलो फाइबर होगा, इलास्टिन हो जाएगा। जैसे लंग सेल्यूलाई हो गया है ना। ठीक बात है। ब्लड वेसल्स की जो वॉल हो गई। हाँ, और जो रेस्पिरेटरी जो पाथ है अपना ना, कंडक्टिंग पाथ, बिल्कुल बिल्कुल, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, ठीक है, वो भी प्रेजेंट होती है। ठीक बात है। रेटिकुलर की लास्ट टाइम भी अपन ने बात की कि लिम्फोइड टिश्यू जो है, लिम्फोइड टिश्यू के अंदर ये प्रेजेंट होता है। जी जी बिल्कुल। तो इन्फ्लेमेशन के लिए, हाँ, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान ये अपन ने इनको फाइबर के बारे में बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइबर का एक सेंट्रल आइडिया जो है वो यतीन्द्र सर ने आपके सामने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड जी सर। कार्टिलेज के लिए जो है वो नॉट करेक्ट पूछा है जी। कार्टिलेज जो है उसके लिए नॉन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो कार्टिलेज ओरिजिनेट फ्रॉम कॉन्ड्रियोब्लास्ट, सही लिखा है। सही बात है कि कॉन्ड्रियोब्लास्ट से ही जो है दो प्रकार की सेल हो जाएंगी, एक कॉन्ड्रोब्लास्ट कहलाती है, एक कॉन्ड्रोक्लास्ट कहलाती है। कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल इज नोन एज कॉन्ड्रोक्लास्ट, और कार्टिलेज को बनाने वाली सेल कॉन्ड्रोब्लास्ट। बी फॉर बनाना और बी फॉर ई ब्लास्ट, तो इस प्रकार याद रख लेना आप। जी, ये सब तो पहला तो सही है। जी जी, कॉन्ड्रियोब्लास्ट से ओरिजिनेट होती है, सही ओके। है। और देयर इज नो ब्लड सप्लाई इन मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, ये भी सही है कि जो कार्टिलेज की मैट्रिक्स है वो एवेस्कुलर होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इसके अंदर हीलिंग स्लो होती है, अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी बनता है कि कार्टिलेज में जो है वो कोई डैमेज हो गया है तो बताइए हीलिंग एबिलिटी किस प्रकार की होगी? तो बहुत ही स्लो पाई जाती है। यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया भी था कि कार्टिलेज की जो पेरिकॉन्ड्रियम है, बाहर वाली जो लेयर है, उसमें तो वेस्कुलरिटी होती है, वहां पर ब्लड सप्लाई होती है, लेकिन मैट्रिक्स में नहीं होती। जबकि बोन में
पेरिओस्टियम में भी ब्लड सप्लाई है, और मैट्रिक्स में जो है अपने हेबर्सियन कैनाल देखी थी, वहां पर नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई दोनों पाई जाती है। तो जैसा कि अभी सर ने बताया कि बाहर वाला जो है ना पेरिकॉन्ड्रियम वाला पार्ट, पेरिकॉन्ड्रियम वेस्कुलर होता है, ठीक है। अंदर की तरफ जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती, वो एवेस्कुलर होती है, ठीक बात है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, करेक्ट हो गया। फिर कॉन्ड्रियोसाइट आर जनरली इनएक्टिव सेल, ये भी सही है। कॉन्ड्रियोसाइट्स में है वो एक्चुअल में कॉन्ड्रियोब्लास्ट से ही बनती है, ठीक बात है। जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट वो एक्टिव होती है, ठीक है, और यही डिफरेंशिएट होकर के फिर कॉन्ड्रियोसाइट बनाती है जो लैक्यूना के अंदर मौजूद होती है। बिल्कुल। यहाँ पर यतिन सर ने एक वर्ड काम में लिया है, लेकुना। तो लेकुना वो स्पेस है कार्टिलेज की या बोन की जहां पर बोन की सेल या कार्टिलेज की सेल प्रेजेंट होती है ना। और यतेंद्र सर यहाँ पर इसमें एक जनरली वर्ड लगा दिया है, ये बहुत ही खूबसूरत चीज है। जनरली का मतलब ये जनरली तो इनएक्टिव होती हैं, लेकिन ये मे बी डिवाइड वन और ट्वाइस डिवाइड कर सकती है, कुछ एक्टिविटी शो कर सकती है, मेटाबॉलिज्म होता है इनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी कारण ही जो लेकुना बनेगा यतेंद्र सर, उसमें अगर ये इनएक्टिव रह गई तो कॉन्ड्रोसाइट एक हो जाएगी। लेकिन बच्चों अगर इसमें एक बार डिवीजन हो गया तो एक बार डिवीजन का मतलब है एक कॉन्ड्रोसाइट से यतेंद्र सर दो बन जाती है, और अगर दो बार डिवीजन हो गया यहाँ पर तो फिर कितनी बन जाती है, ये टोटल 4 कॉन्ड्रोसाइट बन जाती है। इसका मतलब एक स्टेटमेंट ये भी आता है कि कार्टिलेज का जो लेकुना होता है वहां पर 1 से लेकर 4 कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट हो सकती है एक लेक्यूना में, एक लेकुना। हाँ, और जो मतलब बाहर की तरफ जो लेक्यूना है उनके अंदर एक कॉन्ड्रियोसाइट, ठीक बात है। और अंदर की तरफ बढ़ेंगे तब लेक्यूना का साइज भी बढ़ जाता है, ठीक है, और उसके अंदर 3 से 4 कॉन्ड्रियोसाइट हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जनरली वर्ड हो गया। तो कॉन्ड्रोसाइट जनरली इनएक्टिव, बिल्कुल ठीक बात है। फोर्थ स्टेटमेंट, ये आउटर मोस्ट कवरिंग इज अ पेरिकॉन्ड्रियम व्हिच इज डिवॉइड ऑफ ब्लड सप्लाई, ये रॉन्ग हो गया। यस, डिवॉइड नहीं, ये यतिन सर ने अभी बताया ही था आपको, पेरिकॉन्ड्रियम में ब्लड सप्लाई होती है जी। यतिन सर चले, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। काफी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में जो है वो छुपी हुई है, हमने डिटेल में आपको ये सारी चीजें बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा बच्चों, which is correct regarding the brown fat। तो व्हाइट फैट और ब्राउन फैट ये दो प्रकार का बच्चों ने पढ़ा है, और व्हाइट फैट के लिए बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जिस फॉर्म में स्टोर्ड होता है वो एक ही ग्लोब्यूल के रूप में जो है व्हाइट फैट का स्टोरेज होता है, मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा। एडिपोसाइट वो सेल्स हैं जो फैट का स्टोरेज करती हैं। व्हाइट फैट का जो स्टोरेज करता है वो एक ही ग्लोब्यूल के रूप में होता है, इसलिए इसको मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट कहा जाता है। लेकिन ब्राउन फैट जो होता है वो मैनी स्मॉल ग्लोब्यूल्स के रूप में होता है, जिनको मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट कहा जाता है। ठीक है, तो यतिंद्र सर ने ये तो बड़ी लोक्यूल के रूप में बना दिया, और यहाँ पर क्या बता दिया, न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, बिल्कुल। और यहाँ पर छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हो जाते हैं, ये क्या कहलाता है, ये ब्राउन फैट का स्टोरेज करता है, मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट। काफी सारे लोक्यूल्स हैं जैसा कि सर ने बताया, मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट, और यतिंद्र सर वो हो जाएगा, और ये हो जाएगा मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट। इसमें काफी सारे लोक्यूल्स हैं जी, और हर एक लोक्यूल्स में फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होती है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें सिंगल लोक्यूल के अंदर जो है फैट सिंपल फॉर्म में, इसमें बस एक को याद रख लेना आप, तो इसको उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ये कौन सा फैट है बच्चों, मोनोलोक्यूलर होता है व्हाइट फैट। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं, इट इज हैविंग लेस माइटोकॉन्ड्रिया देन व्हाइट फैट। थोड़ा सा और बताते हैं ना, फिर ये चारों ही क्लियर, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। तो जैसे सर ने बताया मोनोलोक्यूलर, तो ये जो मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट है ये किसको बना देगी, व्हाइट फैट को। इसमें सुनील जी क्योंकि सिंगल लोक्यूल है तो इसने न्यूक्लियस को पेरिफेरी में कर दिया है। अब मोस्ट ऑफ स्पेस जो वो ऑक्यूपाई हो गया इस बड़ी लोक्यूल से, तो जगह कम रहेगी। ठीक बात है। इसमें इसके कंपैरिजन में सेल ऑर्गेनल कम हो जाएंगी, सेल ऑर्गेनल ही कम हो गए, साइटोप्लाज्म कम हो गए। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नंबर कम हो गया, का नंबर कम हो गया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया काफी ज्यादा है, और साइटोप्लाज्म में इसके अंदर ज्यादा है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा हो जाएंगे। एक ही कंसेप्ट है, अगर ग्लोब्यूल बड़ा हो गया, साइटोप्लाज्म कम हो गया, साइटोप्लाज्म कम हो गया, सेल ऑर्गेनल कम हो गए, सेल ऑर्गेनल का रेस्पेक्ट अपन यहाँ से निकाल लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो नो डाउट एनर्जी भी क्या मिलेगी, कम ही मिलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया इतने से ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी, इसका मतलब ब्राउन फैट ज्यादा एनर्जी यील्ड करता है बजाय किसके, व्हाइट फैट के। जी जी, तो ऑप्शन से देखें, इट इज हैविंग लेस माइटोकॉन्ड्रिया देन द व्हाइट फैट। किसके लिए बात कर रहा है, ब्राउन फैट। ब्राउन फैट में तो भैया ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हैं, कम नहीं है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, अपने को करेक्ट पूछ रहा है। इट इज ब्राउन ड्यू टू कॉपर पिगमेंट, आयरन की वजह से, बिल्कुल।
तो ये कॉपर पिगमेंट की वजह से नहीं, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इट इज मेड अप ऑफ मल्टीलोक्यूलर, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सारे लोक्यूल्स जितेंद्र सर ने डायग्राम के द्वारा बनाया आपको, ये बात करेक्ट हो जाएगी। इट यील्ड लेस एनर्जी देन व्हाइट फैट, लेस नहीं, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, मोर एनर्जी। तो आंसर जितेंद्र सर कौन सा चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ये भी रॉन्ग हो गया। बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा और अपने पिगमेंट के लिए बताएं कि एक्चुअल में अपने अंदर विंटर के अंदर हीट जनरेशन के लिए ठीक है, एक तो सिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है, बिल्कुल होता इसके है, अंदर इनवॉलेंटरी अपनी स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनवॉलेंटरी, बिल्कुल, बिना अपने जिसको control अपन ठिठुरना बोलते हैं। जी जी जी, बिल्कुल, नॉर्मली कहते हैं कि स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन वॉलेंटरी होता है, वॉलंटरी लेकिन होता जब भी सिवरिंग होती है तब कॉन्ट्रैक्शन इनवॉलेंटरी इनवॉलंटरी हो जाएगा। स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है और हीट जनरेट होती है। ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों में और जो हाइबरनेटिंग मैमल्स हैं उनकी बॉडी में ब्राउन फैट होता है, एक्यूमुलेट होती है और वो नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस से हीट जनरेट करती है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसमें एक्चुअल में सुनील जी बच्चों ने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन में इन्होंने कई कॉम्प्लेक्स पढ़े, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है NADH का या ठीक है। NADH2 का, उससे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो कुछ जगह पर हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से स्पेस में आता है ना, ठीक है, कुछ जगह पर। जी जी, तो वो हाइड्रोजन आयन जब यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं तो जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स ATP जिसको बोलते हैं, उससे हाइड्रोजन आयन वापस हाई कंसंट्रेशन से लो लो कंसंट्रेशन मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं मूव कर और जाएगा, उसी दौरान ADP से क्या बन जाता है, एटीपी बन जाएगा। ATP बन जाता है। लेकिन सुनील जी इसमें ब्राउन फैट के अंदर कुछ अनकपलर्स होते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन को और एटीपी सिंथेसिस को जी, जी। अनकपल कर देते हैं। ठीक है। जो रिएक्शन आपस में एक साथ हो रही थी वो हाँ, हो नहीं पाएगी, हो नहीं पाएगी एक साथ। और इससे क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स जो 4 है उससे हाइड्रोजन आयन लीक होकर के मैट्रिक्स की तरफ आ मैट्रिक्स जाएगी, की तरफ पहुंचेगी, एटीपी का फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा ठीक और है। इसी वजह से हीट पैदा होगी। जी जी जी, बिल्कुल, और ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, ये 4 वाला, बिल्कुल। और इसके अंदर आयरन है जिसकी वजह से जो है कलर जो है ये बिल्कुल। brown ये है। सेल ऑर्गेनल के दौरान आपने इस चीज को स्टडी भी किया होगा जब माइटोकॉन्ड्रिया आपको पढ़ाया गया होगा, नो डाउट। ठीक है, तो ये अपना ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जी जितेंद्र सर। सुनील जी इसमें बात की हार्डेस्ट कार्टिलेज ऑफ बॉडी, जैसा कि लास्ट टाइम भी अपन ने डिस्कस किया था ठीक है। कि कार्टिलेज के टाइप थे कि ना नॉन फाइबरस में जैसे हाइलाइन कार्टिलेज थी, ठीक है, इसमें फाइबर की कंसंट्रेशन कम होती है, कुछ कोलेजन हो सकते हैं, ठीक है, फिर फाइबरस कार्टिलेज पड़ी थी, उसमें बताया था एक तो होती है व्हाइट फाइबर्स, व्हाइट, एक येलो, येलो फाइबर्स, ठीक है, और एक कैल्सिफाइड कार्टिलेज बताया था इनको। जो कैल्शियम के डिपोजिशन की वजह से हाइलिन कार्टिलेज में कैल्शियम के डिपोजिशन की वजह से वो वाली कार्टिलेज बनी थी। तो वो कैल्सिफाइड कार्टिलेज जो है वो बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट कार्टिलेज की श्रेणी में कैटेगरी में आ जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? आंसर कैल्सिफाइड कार्टिलेज चला जाएगा। इसके लिए याद रख लेना, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हाइलिन ये कार्टिलेज। अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हाइलिन कार्टिलेज में कैल्शियम का डिपोजिशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट सोल्ट के रूप में। तो ये सोल्ट का नाम भी आपको याद रखना है। एक इसमें ये वर्ड और याद रख लेना, एक वर्ड है ये सर हार्डेस्ट और एक वर्ड है स्ट्रॉन्गेस्ट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट की अगर बात करें जिसमें कोलेजन हो, जिसमें कोलेजन हो, और कोलेजन वाली कौन सी बन जाएगी? व्हाइट फाइबर कार्टिलेज। तो व्हाइट फाइबर्स कार्टिलेज स्ट्रॉन्गेस्ट है, जबकि ये वाली कैसी होगी? हार्डेस्ट कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कहला गया। आंसर नंबर 2 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 5, 90% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन इन अडल्ट ह्यूमन इज मेड अप ऑफ। तो ये हीमोग्लोबिन की जब स्ट्रक्चर बच्चों को पढ़ाई जाती है तो उस दौरान बताया जाता है 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती ये है। प्रोटीन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है ना, हाँ, 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं। बिल्कुल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाती है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, उनमें 2 अल्फा हो जाएंगी और 2 बीटा हो जाती हैं। सिंपल सा याद रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। जी सर। कार्टिलेज टिश्यू आर जनरली स्लो टू हील, जैसा कि पहले बताया था कि कार्टिलेज में हीलिंग स्लो होती है चोट लगने के बाद में, ठीक है, क्योंकि उसकी मैट्रिक्स के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है, केवल आउटर सरफेस पे होती है। पेरिकॉन्ड्रियम में हीलिंग होगी लेकिन स्लो होगी। ठीक है, और स्लो भी क्योंकि बाहर से न्यूट्रिएंट डिफ्यूज होकर के अंदर की तरफ आ रहे हैं। हाँ, डायरेक्ट सप्लाई नहीं हो रही है न्यूट्रिशन की, और डायरेक्ट सप्लाई नहीं होगी, डायरेक्ट ब्लड की सप्लाई भी नहीं होगी, तो हीलिंग क्या हो जाएगी? स्लो हो जाती है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, कार्टिलेज इज एवेस्कुलर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा बच्चों। ब्लड प्लेटलेट आर प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ। तो ये ब्लड प्लेटलेट का पाया जाना मेमेलियन कैरेक्टर कहलाता है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जैसे कुछ जो है रेप्टाइल्स की बात, फिश में, एम्फीबियन में, रेप्टाइल में भी अगर देखें तो स्पिंडल शेप्ड जो है स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर न्यूक्लिएटेड हाँ। थ्रोम्बोसाइट मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल।
प्लेटलेट कैसी हैं, न्यूक्लिएटेड या इन्यूक्लिएटेड? ये तो सेल फ्रेगमेंट्स हैं। ये सेल फ्रेगमेंट कहलाते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन कुछ न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है फिशेज में, एम्फीबिया में, सम रेप्टाइल्स में भी प्रेजेंट होती हैं, जिनको क्या कहा जाता है? स्पिंडल शेप्ड थ्रोम्बोसाइट कह सकते हैं। स्पिंडल शेप्ड थ्रोम्बोसाइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलें आगे जी। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। जी सर। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। ठीक है। अच्छा, ये ट्रू अबाउट बोन के लिए पूछा है ना, और उसके लिए पूछा है अच्छा, नॉट ट्रू। ओके ओके। जी जी, तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तो बनाती है और सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू, ये भी सही है। ठीक है। बॉडी की स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल ये दिन से जैसे मेरा हाथ है, लिम्स हो गए, तो इसमें ये प्रॉपर जो शेप आई है वो किसके कारण आई है? बोन के कारण आई है। मेरा फेस हो गया, इसकी प्रॉपर शेप किसके कारण है? बोन के कारण। फेशियल बोन, 14 फेशियल बोन, 14 फेशियल बोन, बिल्कुल इंफॉर्मेटिव चीज आ गई आपके सामने, तो ये वाला सही प्रोवाइड करवाएगा। और सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन, सही है। अपना रिब्स के लंग्स को, हेड को प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल ठीक बात है। क्रेनियल बोन ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। वेट बियरिंग फंक्शन है, बिल्कुल। पूरा बॉडी का वेट इन्हीं पे है। तो मैक्सिमम वेट बियरिंग फंक्शन की अगर यतीन्द्र सर बात करें, तो अपर हाफ की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी वर्टिब्रा की हो जाएंगी? बच्चों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें। बिल्कुल सही है, लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा जो होती हैं, जिनका सेंट्रम सबसे बड़ा कहलाता है, वो मैक्सिमम वेट बियर फंक्शन रखती हैं। ठीक है। और ऐसे ही अगर अपर हाफ की बात करें तो लोअर हाफ में कहाँ चला जाएगा ये वेट? पेल्विक गर्डल पे आ गया, ठीक है, और उसके बाद फीमर पे आ गया, फिर टीबिया पे आ जाता है। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा। तो वेट बियरिंग फंक्शन भी दर्शा रहा है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड हिमोपोइसिस बोन के अंदर ही है ना। हाँ, जो सॉफ्ट बोन होती है, जहाँ पर रेड बोन में प्रेजेंट होता है, जिसको स्पंजी पार्ट ऑफ बोन भी कहा, स्पॉन्जी बोन भी कह सकते हैं। जी, एपिफाइसिस रीजन, एपिफाइसिस, ठीक है, तो उसमें भी इन्वॉल्व है। बिल्कुल। और मस्कुलर अटैचमेंट भी होता है इनके साथ। हाँ, ये पूरी मसल जो है वो टेंडन की हेल्प से बिल्कुल बोन से जुड़ी होती है। टेंडन एंड लिगामेंट दो स्ट्रक्चर बताए थे। बोन को बोन से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर लिगामेंट कहलाता है, और स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर टेंडन कहलाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है, तो ये बात भी हो जाएगी। इसका मतलब क्या पूछा है ये सर अपने से? नॉट ट्रू। इसका मतलब है सारे ही भैया ट्रू हैं, तो आंसर तो नन चला जाएगा कि सारे स्टेटमेंट बोन से रिलेटेड है। तो इनकरेक्ट एक भी स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाएगा 9। मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो न्यूट्रोफिल्स की अगर बात करें तो न्यूट्रोफिल्स यतीन्द्र सर मल्टीलोब्ड होती है, बिल्कुल मल्टीलोब्ड हो जाएगी। तो ये कौन सी चली जाएगी? 2 to 7 लोब्ड न्यूक्लियस, तो इसका थर्ड चला जाएगा। इओसिनोफिल्स की अगर बात करें तो इओसिनोफिल्स कितनी लोब्ड स्ट्रक्चर हो जाती है? इओसिनोफिल में 2 लोब, बिल्कुल 2 to 3 लोब। तो ये स्ट्रक्चर, एक मिनट, इओसिनोफिल 2 लोब, हाँ, बाइलोब 4 चली जाती है। बेसोफिल की अगर बात करें तो 2 से 3 लोब इसके अंदर हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें अपन एस शेप्ड भी कह सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, एस शेप्ड स्ट्रक्चर भी इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल 2 लोब वाली जो स्ट्रक्चर है ये एस शेप्ड भी हो जाएगी। और ये चला जाएगा 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 की बात करें, 3 4 1 2 ऑप्शन 3 4 1 2, एक मिनट, 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इंफॉर्मेशन का था। ये न्यूक्लियस के बेसिस पर आपको डिफरेंशिएट करना होता है कितनी लोब्ड स्ट्रक्चर किस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ABC कुछ स्टेटमेंट है और इनको पढ़ने के बाद में इसमें अपन को करेक्ट जो आंसर है वो देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हाइलाइन कार्टिलेज इज मोस्ट प्रिमिटिव एंड ग्लास लाइक कार्टिलेज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्योंकि ग्लास लाइक इसलिए क्योंकि फाइबर जो है उसकी अमाउंट काफी कम होती है, क्यों फ्यू कोलेजन जी जी। और मोस्ट प्रिमिटिव जो है डेवलपमेंट के बेसिस पे बोला कि सबसे पहले एम्ब्रियोनिक के लाइफ के दौरान जो कार्टिलेज सबसे पहले यही बनती है, वो हाइलाइन कार्टिलेज ही होती हैं। और एम्ब्रियोनिक के जो कार्टिलेज हैं यही आगे चलकर बोन में भी कन्वर्ट होती हैं, कार्टिलेजिनस बोन। हाँ, जिनको अपने कैल्सिफिकेशन जो फॉर्म देखी थी, तो वो कार्टिलेज की फॉर्म कैल्सिफाइड फॉर्म भी बनती है। हाँ, बाकी बोन भी बनती है, बोन भी बनती है। और उसके बाद में देखें 20 to 25 ईयर रेड बोन मेरो प्रेजेंट एट रिब्स, रिब्स के अंदर होता है, स्पॉन्जी पार्ट होता है कुछ, बिल्कुल। स्कैपुला में भी, एपिफाइसिस ऑफ ह्यूमरस में भी है ना, जो एंड वाला पार्ट है जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और ऐसा ही फीमर में भी। और इट प्रोड्यूस आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, सही है। ठीक है, हेमोपोइसिस की प्रोसेस यहाँ पर होती है, देखी जाती है। तो ये भी क्या हो गया? करेक्ट। लैक्टिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू लंग्स, गलत हो गया। एक्चुअल में लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन है जी, वो हमारी स्केलेटल मसल्स के अंदर हो रहा है, स्मूथ में, कार्डियक में नहीं होता है। स्केलेटल मसल में भी जो है एनारोबिक कंडीशन आ जाती है, बिल्कुल। उस वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से
जो ग्लूकोज है उसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता नहीं हो पाता है, और जो पायरुविक एसिड होता है वो फिर लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। उस लैक्टिक एसिड को सुनील जी ये मसल हैंडल नहीं कर पाती हम्म, और उस लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेट होने से फिर वहां पर पेन फील होता है हमें। ठीक है। और ये एक्चुअल में न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होता है वहां पर ये लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए जो भी अब नई इंपल्स आएंगी उन नई इंपल्स के टुवर्ड मसल जो है वो रेस्पॉन्ड भी नहीं कर पाती है। और फिर उस लैक्टिक एसिड को हैंडल करने के लिए जो मसल है उसको ब्लड के थ्रू जो है भेज देगी लीवर के पास में, बिल्कुल। और वहां पर एक साइकिल होता है कोरी साइकिल चलेगी। तो लैक्टिक एसिड जो है उसका 20% जीएसटी काट के ऑक्सीडाइज कर लिया जाएगा। ठीक बात है। और 80% जो है उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया जाएगा, बिल्कुल, ग्लाइकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस। ठीक है। और वो ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में चेंज होके ब्लड में आती है और ब्लड से ट्रांसपोर्ट होके वापस स्टोरेज हो जाती है, मतलब मसल के पास आ जाती है। मसल के अब पास मसल उसको यूज भी कर सकती है या स्टोर कर लेगी, स्टोर भी कर सकती है। ये साइकिल चलता रहता है, इसको बिल्कुल। कोरी साइकिल कहते तो ये लंग्स की जगह क्या आना चाहिए था, लीवर आना चाहिए था, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, हैं। ये वाला भी रॉन्ग। तो 1 और 2 तो करेक्ट हैं, इसका मतलब A and B आर ट्रू एंड C इज फॉल्स। तो ऑप्शन कौन से चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द टर्म लेकुनी विद रेफरेंस टू बोन डिनोट्स, तो लेकुनी क्या है, लेकुनी वो स्पेस है जहां पर क्या पाई जाती है, ओस्टियोसाइट पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है बोन, अगर कार्टिलेज बोलता तो कॉन्ड्रोसाइट कह देते, बोन का मतलब क्या हो गया, ओस्टियोसाइट। तो कॉन्सेंट्रिक रिंग इन विच ओस्टियोसाइट्स आर अरेंज्ड, तो ये कॉन्सेंट्रिक जो रिंग्स हैं वो तो लेमिली कहलाती हैं, क्यों यतिन सर, बिल्कुल उनको तो कह देंगे बच्चों लेमिली, तो ये बात तो होगी गलत। द स्पेसेज हाउसिंग और ओस्टियोसाइट, जहां पर ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होती है, बिल्कुल ये आंसर इसका चला जाएगा। प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन जॉइन एडजेसेंट ओस्टियोसाइट, तो एडजेसेंट ओस्टियोसाइट को जोड़ने वाले ये जो प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, यतिन सर क्या बोलेंगे इनको, ये वाली कैनालिक्यूली, ये कहलाती है कैनालिकुली। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, पहले वाले का तो क्या जाना चाहिए था, इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था कि वो लेमिली कहलाती है, इसकी जगह आना चाहिए था कैनालिकुली। ओब्लिक कैनाल जॉइनिंग एडजेसेंट हेबर्सियन कैनाल, ये जैसे हेबर्सियन है, ये दूसरी हेबर्सियन है, इनको कोई ओब्लिक है जो अपने को दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया है, ये वॉकमैन्स कैनाल कहलाती है। तो दो हेबर्सियन कैनाल को जो हॉरिजॉन्टल कैनाल ज्वाइन करती है वो वॉकमैन्स कैनाल कहलाती है। अपना आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर। which one of the following location is not suitable for obtain yellow fiber, है ना, येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू मतलब जहां पर इलास्टिसिटी की जरूरत हो, ठीक है, वो लंग्स एल्वियोलाई की वॉल हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है, और अपने वोकल कॉर्ड हो गए, वोकल कॉर्ड हो गए, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ईयर पिन्ना हो गया, है ना, यूस्टेशियन, वहां पर ईयर पिन्ना की अगर बात करें तो वहां पर तो वो कार्टिलेज है, येलो फाइबरस कार्टिलेज, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की बात करिए तो उसी में आ गया, ठीक है ना। और इसके अलावा नेजल टिप भी होगी, बिल्कुल, नेजल सेप्टा में भी कार्टिलेजिनियस वो हाइलाइन कार्टिलेज सेप्टा वाली हाइलाइन हो गई, बिल्कुल, है ना। तो ट्रू वोकल कॉर्ड सही हो जाएगा सुनील जी, नॉट सुटेबल पूछ रहा है ना जी, ट्रू वोकल कॉर्ड के अंदर तो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और कॉर्निया ऑफ आई यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स की प्रेजेंस कुछ होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको अपन इसमें नहीं लेंगे, वॉल ऑफ एल्वियोलाई इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे होगी, है ना। तो आंसर अपना इसमें, तो ये दोनों तो सही है, ये रॉन्ग है, और अपने से पूछा ही क्या है, नॉट सुटेबल, इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। जी जी। तो ये जो एग्जांपल है इन कार्टिलेज के, कौन सी कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है, ये एग्जांपल आपको याद करने हैं सीक्वेंस से, ठीक है। और इनको याद करने का वही तरीका है, एक बार आप स्टडी करो बुक्स बंद करके, फिर खुद से कॉपी में लिख कर देखो कितना याद आता है, और इन एग्जाम्पल को जब भी याद करो तो बॉडी पार्ट को टच करते हुए भी याद करो। हाँ भाई यहाँ पर कौन सी, एक दूसरे से पूछ लो, यहाँ पर टिप में कौन सी होगी, सेप्टा में कौन सी होगी, ईयर पिन्ना में कौन सी होगी, तो इस प्रकार एक दूसरे से पूछ के भी आप याद कर सकते हैं। इसको ग्रुप स्टडी अपन कहते हैं। टिप और सेप्टा वाले में कंफ्यूज हो सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो टिप में तो हो गया आपका येलो इलास्टिक, हाँ, और सेप्टा में हो गया हाइलाइन कार्टिलेज, ईयर पिन्ना में भी येलो, बिल्कुल, और ट्रेकियल रिंग में हाइलाइन हो गया, सी शेप जो रिंग पाई जाती है डोर्सली इनकम्प्लीट होती है, बिल्कुल बिल्कुल, और लैरिक्स के अंदर मोस्ट ऑफ कार्टिलेज आपकी हाइलाइन ही होगी, हाइलाइन होती है। और इसके अलावा सुनील जी आर्टिकुलर कार्टिलेज भी हाइलाइन है ना, जो जॉइंट के वाले, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हाइलाइन है। कोस्टल कार्टिलेज जो रिब्स का स्टर्नम वाला पार्ट, वो भी हाइलाइन हो गया। तो इस प्रकार इनको बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। आइडेंटिफाई ए बी सी इन द डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम है, सबको पता है। तो ए वाली स्ट्रक्चर ये कौन सी हो जाएगी, मैक्रोफेज हो जाएगी, इसका मतलब ये दोनों जानी चाहिए आंसर। बी फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर्स का ये देखो, ये फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स बन रहे हैं,
और ये सेल क्या कहला रही है, फाइब्रोब्लास्ट कहला रही है। इसका मतलब मास्ट सेल तो नहीं जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर 3 चला गया, क्योंकि सी जो मास्ट सेल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। स्मॉलेस्ट आरबीसी की बात की गई है और ये मैमल्स के अंदर जो मस्क डियर है हाँ उसके अंदर मौजूद होती है। कस्तूरी लार्जेस्ट आरबीसी की भी अगर बात की जाए तो एम्फीबियन में ये एम्फियोमा है ना, उनके अंदर लार्जेस्ट आरबीसी है, तो वो भी बच्चे याद रख सकते हैं। बिल्कुल। एवर्सन के नाल बोन का पार्ट है और जो कॉम्पैक्ट बोन उनके अंदर मौजूद होती है, लॉन्ग बोन ऑफ मैमल मतलब कॉम्पैक्ट पार्ट। जी जी जी। और एस्ट्रोसाइट जो है वो तो उसमें जी ग्लियल सेल है, ग्लियल सेल है, बैरियर की तरह एक्ट करती है, बैरियर की तरह एक्ट करती है ब्रेन रीजन में। तो ब्रेन रीजन में तो ब्लड ब्रेन बैरियर जी। पेरियोस्टियम आउटर कवरिंग है बोन की, तो बोन एनवेलोप कह सकते हैं। ठीक है। और फिर एपेंडाइमल सेल्स जो है सुनील जी अपन ने बच्चों को बताया है कोलमनर सिलिएटेड ब्रेन वेंट्रिकल, जिसे एपेंडाइमल एपिथेलियम के रूप में अपने पढ़ाता है, तो कैविटी ऑफ ब्रेन में ये पाया जाता है। इसका मतलब ए का तो ये अंदर से चार है क्या? हाँ, ए का 4, बी का 5, सी का 2, डी का 1 और ई का 3। आप जब भी मैच दी कॉलम करें तो इस प्रकार करें। ये हमने दोनों चीजें इसलिए बताई है क्योंकि बच्चे इस प्रकार करते हैं, ये तीर आपस में जो है ये मर्ज हो जाते हैं, फिर तो ऐसा नहीं करना है आपको, इस प्रकार करना है 4 5 2 1 3 4 5 2 1 3 ऑप्शन 4। चले आगे जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, इसे पहले वाला कर लिया ना आपने? हाँ, ये बाकी ये कर। इफ ए लिगामेंट इज कट और ब्रोकन, तो दो बोन जो है उन बोन को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, लिगामेंट कहलाती है। अगर ये जो लिगामेंट है ये कट हो जाए या ब्रोकन हो जाए तो फिर क्या होगा, तो लिगामेंट क्या काम करवा रहा था, बोन की स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और अगर लिगामेंट में कोई कटिंग आ जाती है या कोई डैमेज हो जाता है तो बोन जो है वो अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो पहला कह रहा है बोन विल मूव फ्रीली तो मतलब ही नहीं है, फ्रीली मूवमेंट नहीं हो पाएगा, मतलब ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। देयर विल बी नो मूवमेंट ऑन जॉइंट्स, मूवमेंट क्यों नहीं होगा, बिल्कुल अगर ओसिफिकेशन ही हो जाए, जैसा कि जनरली होता नहीं है ऐसा कुछ भी। और इसके अलावा भी सुनील जी, क्योंकि टेंडन जो है वो मसल को बोन से जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर मान लो लिगामेंट कट भी हो गए हैं तो वो जो मसल का मूवमेंट है वो वहां पर बोन का कुछ मूवमेंट करवा देगा, तो ये भी गलत हो गया। बोन विल बी अनस्टेबल हो जाएगी क्योंकि ये इनको स्टेबल बना के रखते हैं, स्टेबल अपनी प्रॉपर शेप में, मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन में कौन रखे हुआ था, ये लिगामेंट ही रखे हुए था, तो आंसर ये चला जाएगा। बोन विल बी स्टेबल तो तब होता है जब कोई भी कट नहीं होता, कोई भी, और जब फुली ओसिफाइड हो जाए, बिल्कुल, तो उस दौरान ऐसा देखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर। कार्टिलेज का डायग्राम है ये सुनील जी, और इसके अंदर हेवर्शियन सिस्टम नहीं होता है, जिसके अंदर लैमेली जो होती है, ठीक है, उसमें लैक्यूना होते हैं, वैसा सिस्टम यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल। तो हेवर्शियन सिस्टम नहीं है, और यहाँ पर जो लैक्यूना है उसके अंदर कैनालिक्यूली भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बोन की जो लैक्यूना आती है उसमें कैनालिक्यूली होती है, उसमें एक सिंगल ऑस्टियोसाइट होती है, ठीक है। कार्टिलेज की लैक्यूना जो है वो कैनालिक्यूली वाली नहीं होती है, ठीक है, उसमें 1 से लेके 4 भी हो सकती है, क्योंकि उसमें एक बार या 2 बार डिवीजन हो सकता है, जो पहले हमने बता दिया। तो यहाँ पर लेबलिंग के रेस्पेक्ट में एनसीईआरटी का डायग्राम है, ए कोलेजन फाइबर के रेस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स में होते हैं, और बी जो है वो कॉन्ड्रियोसाइट है जो लैक्यूना के अंदर मौजूद होती है। तो ए कोलेजन और बी कॉन्ड्रियोसाइट ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट पॉइंट रिलेटेड विद द कार्डियक मसल की अगर बात करें तो कार्डियक मसल ये सर पहला बच्चों को थोड़ा सा बता देते हैं, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कहलाएगी, ठीक है। और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के अलावा ये सर कैसी, ये ब्रांच स्ट्रक्चर भी कहलाती है। ब्रांचिंग को थोड़ा सा डायग्रामेटिक अपन ठीक कर लेते हैं, इस प्रकार से ब्रांचिंग पैटर्न के रूप में ये सर ये पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो भी देखी जाएंगी, और इसके अलावा स्टेशन जो है वो स्टेशन भी देखी जाती है। हाँ जी, स्ट्रेटेड है क्योंकि इसके अंदर एक्टिन और मायोसिन सार्कोमियर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल, जैसे कि स्केलेटन में होते हैं, बिल्कुल। और पॉइंट्स की अगर बात करें तो पॉइंट ब्लंट एंड कहलाते हैं, जबकि स्मूथ मसल जो होती है वो स्पिंडल शेप की होती है, जिसके एंड कैसे होते हैं, पॉइंटेड एंड कहलाते हैं, इनके ब्लंट एंड कहलाते हैं। तो दीज आर नॉन स्टेटेड नहीं, यहाँ तो स्टेशन से पाई जा रही हैं, तो ये तो गलत हो गया। दीज आर इनवॉलेंट्री, ये अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, इनवॉलेंट्री होती हैं। दीज आर ब्रांच्ड होती हैं, ब्रांचिंग पैटर्न आपके सामने दिखाया है, सही है। दीज हैव हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें फैटिगनेस नहीं आती है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हाई होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर नहीं देखा जाएगा, तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल ठीक है। दीज हैव लेस ब्लड सप्लाई,
यहाँ तो मोर ब्लड सप्लाई होती है, बिल्कुल हाईली वेस्कुलर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात हो जाएगी गलत। अपने से पूछा क्या करेक्ट, इसका मतलब बी सी एंड डी। बी सी एंड डी, ये तो सर ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी इनवॉलेंटरी मसल जो स्टेटेड होती है, स्टेटेड मतलब स्टेटेड मसल वॉलेंटरी भी हो सकती है और इनवॉलेंटरी भी हो सकती है, लेकिन जबकि अनस्टेटेड हमेशा इनवॉलेंटरी है, इनवॉलेंटरी, जैसा कि स्मूथ मसल्स। ठीक बात है, ठीक बात है। और यहाँ पर एक न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में बच्चों को और याद रखना है, हाँ। तो कार्डियक जो मसल्स होती हैं ये यूनिन्यूक्लिएटेड, स्मूथ मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड, जबकि स्केलेटल मसल बच्चों कैसी होती हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड कहलाती हैं। सेंसेशियल कंडीशन भी कह सकते हैं ना, हाँ सिंसाइशियल कंडीशन भी कहा जाता है। काफी सारी सेल्स के फ्यूजन से ये बनती है स्केलेटल मसल। बिल्कुल, ये तो इंसान ने एक बहुत ही अच्छा नाम जो है वो बताया आपको। सिंसाइशियल का मतलब होता है मल्टीन्यूक्लिएटेड। ठीक है बच्चों, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर। This type of tissue is present in human heart। भाई ऑर्गन की बात हो रही है, ओके, तो ऑर्गन के अंदर जो चार अपने टिश्यू, चारों टिश्यू मिलकर के ऑर्गन को बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन है उसमें सारे टिश्यू नहीं हो सकते, या एक या दो टिश्यू से ही मिलके वो बन जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हार्ट के अंदर एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होता है, उसकी हार्ट की वॉल देखें तो सबसे बाहर पेरिकार्डियम एपिथेलियल है, ठीक है, सबसे बीच में मायोकार्डियम मस्कुलर, और अंदर एंडोकार्डियम वो भी एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक बात है। और तो एपिथेलियल हो गया, मस्कुलर है ही मायोकार्डियम वाला पार्ट है, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू भी मौजूद होते हैं जो चीजों को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें तो फिर फोर्स आता है। हाँ, तो कनेक्टिव टिश्यू में इंटरकनेक्टेड जो डिस्क होती है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह ही एक्ट करती है, गैप जंक्शन की, एक्चुअल में तो वो गैप जंक्शन की तरह एक्ट करती है। बिल्कुल, तो ऑल ऑफ दी अबव चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 रहेगा। स्टेटेड अपीयरेंस ऑफ मायोफाइब्रिल इज ड्यू टू, तो एनसीईआरटी की लाइन है यतेंद्र सर ये, और ये जो स्टेटेड अपीयरेंस आती है स्केलेटल मसल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पर भी स्केलेटल मसल के रेस्पेक्ट में ही दिया हुआ है। ठीक है, और ये दो स्पेसिफिक प्रोटीन की वजह से आती है, एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन। ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन दोनों चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 जी सर। तो इसमें मल्टी यूनिट स्मूथ मसल की बात की जा रही है। दो टाइप की मसल्स होती है, सिंगल यूनिट जो आपस में काफी सारे मसल जोड़ी हुई होती है, ठीक है, गैप जंक्शन होता है, और एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करती है क्योंकि एक मोटर न्यूरॉन उनसे कनेक्ट होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो सिंगल यूनिट की अगर बात करें तो ये कैसे पास पास पाई जाएंगी और एक ही यूनिट के रूप में ये सर एक साथ कॉन्ट्रैक्शन दर्शा जाएंगे। आपने जैसा बताया इनके बीच में क्या पाया जाता है, गैप जंक्शन। इस प्रकार से गैप जंक्शन इनके बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो मोटर न्यूरॉन होगी वो सिंगल मोटर न्यूरॉन ही क्या कर देगी, इनको स्टिमुलेट करेगी, जिससे ये कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो होगी सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। और मल्टी यूनिट की अगर बात करें तो मसल्स जो हैं ये फाइबर्स ये दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, और मोटर नर्व की अगर बात करें तो अनेक मोटर नर्व जो हैं ये क्या करती हैं, फिर अपना स्टिमुलेशन इनके पास में दर्शाती हैं इस प्रकार से। जी, तो ये इंडिपेंडेंटली अपना कॉन्ट्रैक्शन करती है, बिल्कुल, और ये एक साथ जो है कॉन्ट्रैक्शन शो करती है। जी जी, तो इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है वो इसी वजह से है। ठीक है, ब्लड वेसल में भी जो वेसोडाइलेशन और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी ब्लड वॉल के अंदर मसल्स होती है, स्मूथ मसल, तो वो इसी वजह से ठीक होती है ना। तो इस रेस्पेक्ट में हम लोग आगे बात करते हैं कि मल्टी यूनिट जो है उसके लिए क्या सही है। तो स्मूथ मसल विद ब्लड वेसल लिखा है, तो स्मॉलर ब्लड वेसल जो है, जनरली ब्लड वेसल लिखा है तो आपका यहाँ पर जो है सिंगल यूनिट आ जाता है। अगर आपको दे देता स्पेसिफिकली इस स्टेटमेंट में देगा लार्ज ब्लड वेसल, अगर लार्ज ब्लड वेसल बोले तो कौन सी करनी है, मल्टी, तो मल्टी करनी है। और कुछ भी नहीं बोले इसका मतलब जनरली नॉर्मल ब्लड वेसल हो जाएंगी, तो उसमें कौन सी हो जाती है, सिंगल यूनिट हो जाएगी। हाँ सर। फिर स्मूथ मसल विद इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर भी सिंगल यूनिट होती है क्योंकि वो सिंगल यूनिट एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करती है, तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट से फूड जो आगे बढ़ता है। ठीक है, और फिर मैस्टर मसल्स ऑफ जो ये स्केलेटन मसल है, तो इसकी बात यहाँ पे करेंगे नहीं क्योंकि स्मूथ मसल का डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, इरेक्टर पिलाई मसल जो है वो हेयर फॉलिकल के रूट में होता है, जो हेयर के मूवमेंट से रिलेटेड है। बिल्कुल, ये वाली जो है, तो आंसर मल्टी का कौन सा चला जाता है, इरेक्टर पिलाई मसल चला जाता है, और ये जो है ये सिंगल यूनिट है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया और ये रॉन्ग हो गया इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और ये स्केलेटन इसलिए रॉन्ग हो गया। बिल्कुल, जो जबड़े की मसल्स होती हैं मैसेटर मसल, वो सिंगल यूनिट वो स्केलेटल मसल का एग्जांपल बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हेन कार्डियक मसल सेल आर डैमेज्ड बाय हार्ट अटैक दे आर यूजुअली रिप्लेस्ड बाय
तो उस टिश्यू से रिप्लेस किया जाएगा जिसके पास में टोटिपोटेंट सेल पाई जाती है, और टोटिपोटेंट सेल जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में हो जाएगी, क्योंकि ये तो डिवाइड होती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सेल्फ जो है ये सेल्फ रिप्लेसेबल सेल नहीं कहलाती हैं, तो फिर इन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा किसके द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। तो कनेक्टिव टिश्यू ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा, क्योंकि अपने को यहाँ पर टोटिपोटेंट सेल की आवश्यकता होगी, और टोटिपोटेंट सेल जिसमें एबिलिटी होती है किसी भी सेल में कन्वर्ट होने की। चले आगे जी 22। इन्वेजिनेशन ऑफ मसल सेल इन सार्कोलेमा, ना ये वाला जो पूछा जा रहा है, तो जैसे ये सार्कोलेमा है, ठीक है, तो इसमें इन्वेजिनेशन की बात अगर करें तो सार्कोलेमा का कुछ पार्ट अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाता है, बिल्कुल ठीक और है, ये कांटेक्ट में होता है SER के, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ER का फॉर्म है जिसमें कैल्शियम आयन भरा हुआ होता है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। तो ये सुनील जी टी ट्यूब्यूल का डिस्कशन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, तो वही इन्वेजिनेशन जो है वो क्या है, ट्रांसवर्स टी ट्यूब्यूल, बिल्कुल, और ये जो है स्केलेटन के अलावा कार्डियक मसल जो उनमें भी मौजूद होती है। और ये सर ये जो टी ट्यूब्यूल्स है ना, ये एक्चुअल में वही स्ट्रक्चर है जब न्यूरॉन ने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया एसिटाइलकोलिन, ये सार्कोलेमा के ऊपर फैलेगा, और फिर टी ट्यूब्यूल से होता हुआ ये किसके कांटेक्ट में आएगा, SER के कांटेक्ट में आएगा, और जब ये एसिटाइलकोलिन इसके कांटेक्ट में आता है तो फिर यहाँ से कौन रिलीज आउट होता है, कैल्शियम प्लस 2 रिलीज आउट होता है, ठीक है जी, जो फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी बाइंडिंग साइट को ओपन करेगा, और वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपने पढ़ी है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, वहां पर बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 हो जाएगा, ए मोटर यूनिट इज मेड अप ऑफ, तो मोटर यूनिट में क्या हो जाएगा कि ये तो मोटर न्यूरॉन होगी ये सर, और ये जिस मसल के कांटेक्ट में आएगी, तो ये जो मोटर एंड प्लेट रीजन बनेगा, ये मोटर एंड प्लेट रीजन ही क्या कहलाता है, एक मोटर यूनिट के रूप में जाना है, सिंगल स्केलेटल मसल मोटर न्यूरॉन के साथ मोटर यूनिट बना देते हैं, बिल्कुल। तो जो इंफॉर्मेशन CNS से लेकर आई है कहां तक, स्केलेटल मसल के पास में, और एक सिंगल यूनिट के रूप में ये बनाए, सिंगल स्केलेटल मसल के रूप में बनाए, ये रीजन क्या कहला गया, मोटर एंड प्लेट के नाम से भी इसको जाना जाता है, या मायो न्यूरोनल जंक्शन भी कहा जाता है। मायो का मतलब मसल, न्यूरोनल न्यूरॉन होगी, और इनका ये जंक्शन बन जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑल द मसल फाइबर विद इन गिवन, नहीं, ए मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर इट इनर्वेट, बिल्कुल ये आंसर जो है करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 हो जाएगा जी, Why can cardiac muscle fiber contract for longer period than skeletal muscle fiber? सेल में कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन जो वो रेस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल, और अगर हम लोग स्केलेटल मसल की बात करें तो उसमें कैल्शियम का जो सोर्स है वो केवल इंट्रासेलुलर है, ओके, SER, ठीक है, लेकिन कार्डियक मसल और स्मूथ मसल जो है उसमें कैल्शियम का सोर्स एक्स्ट्रा भी, वो बाहर से भी आता है और SER भी उसको प्रोवाइड करवाता है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है कि कार्डियक मसल जो है स्केलेटन के कंपैरिजन में लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन खुशी कर सकती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आयन जो है वो पार्शियली जो है वो इस कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को कंट्रोल जरूर करते हैं। ऐसा ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ये सर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 25, ईच मसल फाइबर इज डायरेक्टली सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज, क्या कहलाता है। तो यतेंद्र सर ने आपके सामने डायग्राम बना दिया, अपन कलर चेंज कर लेते हैं इसका थोड़ा सा, इसको मिटाएंगे नहीं, एक मिनट ये वाला मिटा देता हूँ यतेंद्र सर में। हाँ, तो ईच मसल फाइबर की अगर बात करें तो ये जिसके द्वारा सराउंडेड रहेगा वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, उसे कहा जाता है एंडोमाइसियम, ठीक है। और इसके बाद में ये वाला, बिल्कुल ये वाली स्ट्रक्चर तो एंडोमाइसियम बन गई, और ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये पेरीमाइसियम, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स को अपन ने क्या बोल दिया, ये कॉम्प्लेक्स सबसे बाहर कौन सा हो जाता है, इसको एपीमाइसियम कह देंगे। मतलब जैसे ये सिंगल मसल फाइबर हो गया, बिल्कुल, तो इसके बाहर जो हो गया एंडोमाइसियम, ठीक है। फिर ग्रुप ऑफ मसल फाइबर जो है यहाँ पर फेसिकुलस बना रहा है, फेसिकुलस के बाद जो पेरीमाइसियम हो गया, ग्रुप ऑफ फेसिकल्स या फेसिकुलाई जो है वो पूरी मसल हो गई, बिल्कुल। और मसल के बाहर जो है वो आपका एपीमाइसियम EPE, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऑर्डर आपको याद है। उसके बाहर भी कॉमन कोलेजन शीथ फेशिया होगी, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा, अपना आंसर कौन सा हो गया, एंडोमाइसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 जी सर। स्मॉलेस्ट जो यूनिट है उसकी बात की जा रही है, जैसे अपन देखें कि सबसे पहले मसल है, ठीक है। मसल के अंदर जैसे अभी अपन ने बात की कि एक मसल है, और मसल के अंदर फेसिकुलस है, फेसिकुलस हो गए, फेसिकुलस के अंदर मसल फाइबर हो गई। इस मसल फाइबर को अलग कर लें तो इस मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल है,
ठीक है। मायोफाइब्रिल को अलग करें तो उसके अंदर दो फिलामेंट हो गए, एक्टिन एक्टिन और मायोसिन। मायोसिन, मतलब थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी भी अगर बात कर लें तो इस प्रकार से ये तो हो जाएगा अपना थिक फिलामेंट जी, ठीक है। ये जैसे ये हो गया थिक हो गया और इधर ये थिक कहला गया और इधर इनको ओवरलैप किए हुए ये भी थिक हो गया, बीच में थिन आ गया, ये थिन हो जाते हैं ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कहलाती है। ये तो कौन सा बन गया मायोसिन जी, और ये स्ट्रक्चर कौन सी बन गई एक्टिन। यानी सर ने यहाँ पर एक सिंगल जो मायोफाइब्रिल है बिल्कुल। उसमें एक्टिन और मायोसिन के अरेंजमेंट को दिखाया। बिल्कुल ठीक तो है। सबसे बड़ी मसल है उसमें फेसिकुलस हो गए, फेसिकुलस में मसल फाइबर हो फाइबर गया, हो गए, मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल हो गया, फाइब्रिल मायोफाइब्रिल के अंदर थिक और थिन फिलामेंट हो गए, बिल्कुल और थिन फिलामेंट को एक्टिन बोल दिया एक्टिन और थिक को मायोसिन बोल दिया। मायोसिन। तो वैसे देखना है। तो इसमें अगर सबसे बड़ा अगर हम लोग देखें सुनील जी तो वो हो गया फाइबर, ठीक है है ना, क्योंकि एक सिंगल मसल सेल भी कह सकते हैं इसको। ठीक बात है। इस सिंगल मसल सेल के अंदर हो गया मायोफाइब्रिल, तो 2 नंबर पे ये हो गया। ठीक है। मायोफाइब्रिल के अंदर फिर थिक और थिन फिलामेंट की बात हो गई, तो अपन उसके अंदर फिलामेंट की बात कर लेंगे। तो फिलामेंट तो दो टाइप के होते हैं, थिक भी और होता है। थिन। हाँ। अब अपन उस थिन फिलामेंट के अंदर जैसे बात करें तो 3 टाइप की प्रोटीन होती है, एक्टिन, ट्रोपोनिन और एक और ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, है ना। तो उसके बाद में अपन एक्टिन को ले लेंगे। बिल्कुल। तो ये जो ऑर्डर है ये किस प्रकार का रहेगा, सबसे बड़ा ये है, इसके बाद ये आ जाएगा और उसके बाद ये आ जाएगा। तो ये आपने से पूछा क्या है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। क्यों जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, which description of muscle contraction means that all the fiber within a muscle are fully contracted। तो सारे ही fully contracted स्टेज में मसल फाइबर हो जाएंगे। ये कंडीशन टिटेनिक कंडीशन का बिल्कुल। तो ये कंडीशन हो जाएगी टिटेनिक। ये ऑल और नन लो जो है ये न्यूरॉन से रिलेटेड है। इसका मतलब ये होता है कि एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है उसको अगर क्रॉस कर दिया तो फिर न्यूरॉन में ट्रांसफर होगा इम्पल्स का, मतलब कम से कम है ना स्ट्रेंथ का एक ऐसा इम्पल्स जो मसल को मिलने के बाद में वो कॉन्ट्रैक्शन शो करे। हाँ, जिसको अपन -70 मिलीवोल्ट से -60 मिलीवोल्ट ये जो गैप है और -60 मिलीवोल्ट को अगर क्रॉस कर दिया तो उसको थ्रेशोल्ड कहा जाता है। मतलब इससे कम अगर मिले तो फिर कॉन्ट्रैक्शन जो मसल है वो नहीं शो करेगी। और ये न्यूरॉन भी शो करते हैं ऐसा। ये फिनोमिना मसल के लिए भी और नर्वस टिश्यू के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है कि किसी मसल को पहला स्टिमुलस मिला तो उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो सार्कोमियर में कुछ शॉर्टनिंग हुई। फिर सेकंड स्टिमुलस मिला तो सेकंड स्टिमुलस मिलते ही क्योंकि एच जोन में गैप है तो और कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो और मसल जो सार्कोमियर था वो छोटा हुआ। फिर यहाँ पर एक और स्टिमुलस मिला तो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एच जोन जो और थोड़ा छोटा हो गया। ये जो लगातार स्टिमुलस मिलता जा रहा है ये समेशन कैटेगरी का। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये सारे स्टिमुलेशन सुनील जी इनका इफेक्ट ऐड हो जाए तो उसको समेशन बोलते हैं। तो फिर ऑप्शन नंबर ये अपना सेकंड चला जाता है अगर वैसा पूछा जाए तो। लेकिन कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट अगर पूछा जा रहा है मतलब लगातार जो है फ्रीक्वेंटली कम गैप में बार बार स्टिमुलस मिल रहा है तो मसल को रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो एच जोन छोटा होता जा रहा है और लास्ट में डिसअपीयर गायब हो जाएगा। फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज जो एनसीईआरटी ने डायग्राम में बिल्कुल है और ये फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है। जी जी जी, जिसको सर ने यहाँ पर टिटेनिक कंडीशन बताया। बिल्कुल। इसके बाद अगर और स्टिमुलस मिले तो फिर कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा बिल्कुल क्योंकि एच जोन गायब हो गया। हाँ, ये जो वर्ड है ना टिटेनिक, इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना। एक टिटेनाई कंडीशन अलग भी होती है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई की वजह से होती है टिटनस डिजीज। बिल्कुल। तो वो इसी से लिया गया, उसके अंदर भी परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन ही हो जाता है। बिल्कुल परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो एक्चुअल में ये दोनों चीजें जो है वो कंफ्यूज होने वाली हैं, इसलिए याद रखना। इसमें कहा है कि कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में अगर चली जाती है तो ये टिटेनिक कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट 28 जी सर। The term refer to constant state of contraction of certain number of fiber within a muscle। एक मसल है उसके अंदर कुछ फाइबर जो है वो कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं। ठीक है। जैसे अपन सुनील जी अभी इस पोस्चर में है तो अब भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ मसल में जो है कुछ कॉन्ट्रैक्शन है क्योंकि एक मसल बनी हुई है, क्योंकि एक मसल के अंदर काफी सारे फाइबर हैं। एक मसल में बहुत सारी मसल सेल हैं। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सारी मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन हो, सारे फाइबर में कुछ फाइबर उसके कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में हो सकते हैं और कुछ रिलैक्स हो सकते हैं। ठीक है। और इसको मसल टोन कहते हैं। इसी वजह से हमारी जो स्कल है वो इस पोस्चर में
हमारी बॉडी इस पोस्चर में, मान लो ये मसल टोन भी गायब हो जाए, बिल्कुल। ये गर्दन इधर उधर गिर जाएगी, बिल्कुल। तो बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना है। अनस्टेबिलिटी वहां पर आ जाती है। तो आप ये मानकर चलें कि बच्चा कहता है कि मैं जब मूव कर रहा हूं या किसी चीज को मैं ऑब्जेक्ट को उठा रहा हूं तो उसी दौरान ही कॉन्ट्रेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी का अगर पोस्चर भी बना हुआ है ना तो इस दौरान पार्शियल कॉन्ट्रेक्शन स्टेज हमेशा मसल्स दर्शाती हैं, और ये पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड जो स्टेज होती है मसल की, ये मसल टोन के नाम से। इवन अगर बैठे भी हैं, ट्रेन चल रही है उसमें बैठे हैं, तब भी गर्दन की मसल में मसल टोन है। हाँ, अगर वो गर्दन इधर उधर गिरने लग जाए, ठीक बात है, तो वो रिलैक्स हो जाती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आफ्टर डेथ जो है वो क्या मसल टोन बनी रहती है? वो वाली कंडीशन जो है उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, बिल्कुल, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, उसकी वजह से जो है एटीपी नहीं मिलेगी तो मसल जो है वो कांटेक्ट होने के बाद में रिलैक्स नहीं होता, रिलैक्स नहीं, परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है कुछ टाइम के लिए, रिगर मोर्टोसिस। हाँ, ये जो वर्ड है एक्चुअल में ये डिस्कशन हमने इसीलिए किया है कि हम ये वर्ड आपको समझा दें, रिगर मोर्टोसिस, रिगर मोर्टोसिस, ठीक है। ये होती है कि आफ्टर डेथ जो है वो मसल्स परमानेंट कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में ही चली जाती हैं और बॉडी के पार्ट्स में रिजिडिटी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए डेथ के बाद तुरंत आदमी को लेटा दिया जाता है ना, तुरंत लेटा दिया जाता है। और ये वैसे बच्चे अगर, वैसे बच्चों को ये चीज बतानी चाहिए, पता नहीं, जब भी अग्नि देने जाते हैं तो उस दौरान हाथ को पीछे लगाया जाता है बैक के, और उस हाथ को पीछे लगाने में एक या दो व्यक्ति की आवश्यकता होती है। वो काफी रिजिड कंडीशन, काफी रिजिड कंडीशन उस समय हो जाती है। और ये जो हिंदुस्तान के धर्म शास्त्र हैं उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि हाथ जो है वो पीछे लगाए जाते हैं अग्नि देने से पहले, ठीक है। तो एक चीज याद रख सकते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी एटीपी चाहिए, बिल्कुल, और मसल को रिलैक्स करने के लिए भी एटीपी चाहिए। एटीपी चाहिए, क्योंकि रिलैक्सेशन के दौरान एटीपी की रिक्वायरमेंट कहाँ आएगी वो मैं बता दूं आपको। जो कैल्शियम प्लस 2 बाहर आ गया है ना, उन कैल्शियम प्लस 2 को पंप किया जाता है वापस बाहर। बस यही बात है, एनसीईआरटी ने इस चीज को छुपा दिया। एनसीईआरटी ने ये कह दिया कि कैल्शियम प्लस 2 आयन को पंप किया जा रहा है वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सेल के बाहर भी, हाँ, जिनमें एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आ रहा है, हाँ, तो सेल के बाहर किया जाएगा वहां पर। तो ये जो पंप करने वाली कंडीशन उन्होंने लिखी है ना, इसका मतलब ये है कि रिलैक्सेशन के दौरान भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, तो वहां पर एटीपी आ गई, ठीक है। और एक जो मायोसिन का हेड, हाँ, एक्टिन से जुड़ा हुआ है, ओके, उसको कॉन्ट्रैक्शन कराने के बाद में अगर उस हेड को हटना है तब भी एटीपी चाहिए, तब भी एटीपी चाहिए, इन दोनों जगह एटीपी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो आंसर इसका कौन सा चला जाएगा? मसल टोन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या टिक लगा दें वहां पर? जी 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 जी। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 29, विच टाइप ऑफ टिश्यू चेंजेज डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल? और डायमीटर चेंज की अगर बात करें तो ये कौन सी कहलाती है? मसल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगी, क्योंकि मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा जिसकी वजह से ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ेगा घटेगा। और ये जो डायमीटर बढ़ता और घटता है, फॉर एग्जांपल मैं यतीन्द्र सर बच्चों को थोड़ा सा बता दूं, जैसे ये हार्ट का वेंट्रिकल है यतीन्द्र सर, ठीक है, इसने ब्लड को पंप किया और ये क्या पाई जा रही है? ब्लड वेसल से यहाँ पर। तो जो ही ब्लड पंप होगा तो ही ब्लड वेसल का डायमीटर जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ज्यादा ब्लड आया, इसकी वजह से डायमीटर बढ़ गया। अब ये ब्लड यहाँ रुकेगा नहीं, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा तो आगे वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा? डायलेट हो जाएगा, और पीछे वाला जो पार्ट है यतीन्द्र सर ये वापस क्या हो जाएगा? अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो एक वेव जनरेट हो जाती है। ये जो वेव इसकी लेंथ के अलोंग, ब्लड वेसल की लेंथ के अलोंग पहुंचती है, इसे ही पल्स के नाम से भी बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ इसमें इलास्टिक टिश्यू भी है, बिल्कुल, तो वो भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। सही बात है। इसके अलावा जो एलर्जी वाली कंडीशन है सुनील जी, हिस्टामिन मास्ट सेल से रिलीज होता है, ठीक है, तो वो हिस्टामिन जो स्मूथ मसल है उनके ऊपर उनका रिसेप्टर है, तो इन पे रिसेप्टर पे जैसे ही हिस्टामिन जुड़ता है तो स्मूथ मसल जो वो रिलैक्स हो जाती है, वेजोडाइलेटर की तरह, उसी को वेसोडाइलेशन बोला गया ना, ठीक है। और सीरोटोनिन इसका उल्टा काम करता है, हाँ, वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर कह रहा है, जुड़ते ही है ना। जी 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 बिल्कुल, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपने बताई। तो आंसर कौन सा चला गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 30 जी सर। टाइटेन फिलामेंट के रेस्पेक्ट में सुनील जी बात की जा रही है कि जो अपना सार्कोमियर है उसमें जो 2 जेड लाइन है, तो उनसे जैसे ये थिन फिलामेंट हो गया और फिर बीच में ये हो गया थिक फिलामेंट, ये कहला गया है ना। तो कई बार क्या होता है कि मसल में ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है, ओके, तो वो दूर दूर चले जाते हैं और इससे जो ये ओवरलैपिंग है थिन और थिक की वो खत्म हो जाती है, ओके। और ओवरलैपिंग खत्म होने के बाद में फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मसल को वापस ओवरलैपिंग वाली स्टेट में लाने के लिए इस जेड लाइन जो है, इस जेड लाइन से
इस जेड लाइन तक एक फिलामेंट जुड़ा होता है जिसको टाइटिन बोलते हैं, स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग की ये तरह, खींच करके जेड लाइन को और अंदर की तरफ लाता है, ठीक बात है। जिससे ये ओवरलैपिंग वाली स्टेट आ जाती है। क्योंकि मान लो ओवर स्ट्रेच मसल है तो उसमें जैसे जेड लाइन है और ये थिन फिलामेंट हो गए, ठीक है, और ये थिन फिलामेंट हो हो गए, गए। तो ओवर स्ट्रेच मसल के अंदर क्या होगा, थिक फिलामेंट यहाँ तक आ जाता है, तो ये ओवरलैपिंग ही नहीं हुई, तो बिल्कुल। मायोसिन का हेड पे जुड़ नहीं पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा। उसको वापस यहाँ पर ओवरलैपिंग वाली स्टेट में लाने के लिए जो टाइटिन प्रोटीन है वो हेल्प करती है इस तरीके से। तो नॉर्मल जो कंडीशन होती है मसल की, इसमें अपन कॉन्ट्रेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल स्टेज के दौरान क्या होगा, एक्टिन जो है पार्शियली ओवरलैप्ड करते रहेंगे किसको, मायोसिन को, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये टाइटिन फिलामेंट ही कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, तो ये अपना जो मस्कुलर टिश्यू हो जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्व सिस्टम, वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब कार्डियक भी हो सकती है और वो आपकी स्मूथ भी हो सकती है, स्मूथ भी हो सकती हैं। तो फेरिंग्स की अगर बात करें तो फेरिंग्स तो वॉलंटरी कंट्रोल ही कहलाता है, मसल होती है, बिल्कुल स्केलेटल मसल होती है। यूरिनरी ब्लैडर जो है स्मूथ मसल, ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का इनर्वेशन यहाँ पर कहलाता है, इसलिए ये इनवॉलंटरी बन जाएगी। तो आंसर भी कौन सा चला जाएगा, यही चला जाएगा, वॉलंटरी पूछा है ना, इसका मतलब ये आंसर नहीं, नॉट अंडर द वॉलंटरी, मतलब इनवॉलंटरी है ना, इनवॉलंटरी बताना है तो इनवॉलंटरी हो गया। एंटीरियर एंड ऑफ इसोफेगस, उसके भी एंटीरियर एंड में कौन सी पाई जाती है, वॉलंटरी पाई जाती है। मिडल में मिक्स टाइप की होती उसमें है, दोनों होती है ना, और जो लास्ट वाला पार्ट स्टमक की तरफ वाला होता है उसमें इनवॉलंटरी कहलाती है। स्मूथ। यहाँ बच्चों को एक चीज और बता दें, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, ये ग्रेजिंग एनिमल की कंप्लीट इसोफेगस में ही किस प्रकार की होती है, वॉलंटरी मसल होती है। ठीक है, और इसीलिए वो जुगाली भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। टंग वाला है जो वो भी आपका वॉलंटरी, डायफ्राम भी वॉलंटरी है, डायफ्राम भी वॉलंटरी है। इसीलिए अपन जो है फोर्सफुल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, ये जो एक्टिविटी है, कहने का मतलब जो ब्रीथिंग रेट है उसको अल्टर कर सकते हैं अपन डायफ्राम की एक्टिविटी के द्वारा। आंसर इसका सेकंड चला जाएगा 32। जी सर। माइलिन शीथ की बात हो रही है सुनील जी, जो न्यूरॉन के एक्सोन के बाहर की तरफ होता है, जिसकी तरफ से, जिसकी वजह से जो है व्हाइट मैटर बनता है, क्योंकि ब्रेन जो है उसके अंदर या सीएनएस के अंदर व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर दो टाइप का होता है। तो जो व्हाइट मैटर है वो न्यूरॉन के बाहर जो माइलिनेशन होता है उस वजह से ही बनता है। अब ये माइलिन शीथ का जो फॉर्मेशन है वो दो टाइप की ग्लियल सेल करती है। सीएनएस की बात करें तो ओलिगोडेंड्रोसाइट, और पीएनएस की बात करें तो स्वान सेल हो जाएंगी। ठीक बात है। तो माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय द स्वान सेल, पीएनएस में हो जाएगा, ठीक है, और ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो सीएनएस के अंदर हो जाएगा। तो आंसर बोथ ऑफ दीज चला जाएगा। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएनएस में कौन करता है, सीएनएस में, ऐसा भी पूछ सकते हैं, सीएनएस में कौन करता है। बिल्कुल। तो स्वान सेल के लिए सर क्या लिखते हैं, पीएनएस, और उधर सीएनएस, उधर चला जाएगा सीएनएस। ठीक है, नेक्स्ट 33 क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे ज्यादा बोल दिया तो सबसे ज्यादा टिश्यू जो है वो कौन सा पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू जो है मोस्ट अबंडेंट, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड भी कहलाता है, याद रखना है डायरेक्ट 34। जी सर। निसल ग्रेन्यूल्स आर मेड अप ऑफ, निसल ग्रेन्यूल के लिए पूछा है, जो कि न्यूरॉन जो है उनकी सेल बॉडी में है, बिल्कुल, और डेंड्राइट्स में, एक्सोन के अंदर, एक्सोप्लाज्म के अंदर नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि न्यूरॉन के कौन से पार्ट में जो है वो निसल ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते हैं, तो कौन से में नहीं मिलेंगे ये सर, एक्सोन के एक्सोप्लाज्म। बाकी इनके कंपोजिशन की बात करें तो आरईआर होती है राइबोसोम के साथ, और राइबोसोम फ्री स्टेट में होते हैं। बिल्कुल, ऐसा नीट में पूछा, फ्री राइबोसोम विद आरईआर। ठीक है, ये तो कंपोजिशन हो गया। इसके अलावा आरईआर, राइबोसोम और आरएनए भी कह सकते हैं ना, वो इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, डीएनए आरएनए दे रखा है, ठीक है। तो राइबोसोम, आरएनए और आरईआर तीनों मिलकर के इसको बनाती है। ठीक है, ये कंपोजिशन की बात होगी। फंक्शन की बात करें तो ये एनटीएम जो है न्यूरोट्रांसमीटर, उनके फॉर्मेशन या हम कहें प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अपने लोकेशन बता दी, कंपोजिशन बता दिया और फंक्शन बता दिया। यही तीन बड़ी क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ना। तो राइबोसोम अलोंग विद आरएनए क्या कहलाते हैं बच्चों, निसल ग्रेन्यूल, डीएनए होगा नहीं। बिल्कुल, तो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा। नेक्स्ट 35, ए यूनिपोलर न्यूरॉन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो एपोलर न्यूरॉन की जितेंद्र सर बात करें तो इस पर कोई भी प्रोसेस नहीं कहलाएगा, बिल्कुल। और यूनिपोलर की अगर बात करें तो साइटोन तो कहलाएगी, हाँ। और उसके जो है एक प्रोसेस होगा जो किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्सोन की तरह, एक्सोन की तरह एक्ट करता है। ये क्या कहलाती है, यूनिपोलर। मतलब इसके पास एक सिंगल न्यूराइट है जो केवल एक्सोन है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें डेंड्राइट एब्सेंट होता है। बड़े क्वेश्चन बनता है। हां, डेंड्राइट यहां पर एब्सेंट होता है। और इसी प्रकार जो है बाइपोलर बन जाती है, जिसमें एक तो साइटोन होगी,
एक छोटा सा जो है वो ये सर क्या हो जाता है, डेंड्राइट हो जाता है, डेंड्राइट और और एक एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसे एक्सोन की तरह एक्ट करता है, और एक ऐसी स्ट्रक्चर और होती है जिसके साइटोन से एक ही प्रोसेस निकलता है, लेकिन ये प्रोसेस आगे चलकर एक तो लॉन्ग प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा और एक स्मॉल प्रोसेस में, और ये स्मॉल प्रोसेस किसकी तरह एक्ट करता है, ये डेंड्राइट की तरह और ये एक्सोन की तरह। ये सूडो यूनिपोलर कहलाती है। मल्टीपोलर का डायग्राम अपने वहां पर बनाएगा। मोस्ट ऑफ न्यूरॉन अपने मल्टीपोलर ही है। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स डोर्सल रूट हॉर्न में, स्पाइनल कॉर्ड में, ये अपने सेंसरी ऑर्गन में है ना, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेट में होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी मिलते हैं। बिल्कुल। तो यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 डेंड्राइट, नहीं, नो डेंड्राइट, कोई डेंड्राइट नहीं है यूनिपोलर। हाँ, ये वाला चला जाएगा, तो आंसर ये चला जाएगा। ठीक है, मेनी डेंड्राइट मल्टीपोलर में हो जाएगा। 1 डेंड्राइट की अगर बात करें तो ये बाइपोलर में हो जाता है। नेक्स्ट 36 जी सर। Which of the following is correctly matched? Okay. न्यूरॉन सपोर्टिव सेल ऑफ नर्वस टिश्यू, सपोर्टिव सेल नहीं है, सपोर्टिव सेल ग्लियल सेल है, ग्लियल सेल कहलाता है। ये वाला जो है रॉन्ग हो गया। ओके। एक्सॉन कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल अवे फ्रॉम सेल बॉडी, बिल्कुल सही है, इसको अपन इफरेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। और एफरेंट जो सेल बॉडी की तरफ लेके आए वो डेंड्राइट हो गया। बिल्कुल। तो कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ये तो वाला सही है। न्यूरोग्लिया कंडक्टिंग सेल नहीं, ये सपोर्टिव सेल है, न्यूट्रिएंट भी देती है, प्रोटेक्शन भी करती है। ठीक बात है। डेंड्राइट रैपिडली डिवाइडिंग, डेंड्राइट जो है वो सेल नहीं है, वो सेल की प्रोसेस है, न्यूरॉन से रिलेटेड डिवीजन इनमें नहीं होगा। यहाँ पर करेक्टली मैच्ड होता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखनी है, सर ने अभी इफरेंट और एफरेंट की जहाँ पर बात की थी, वहाँ एक सेंट्रीफ्यूगल और एक सेंट्रीपिटल कंडक्शन कहलाता है, केंद्र की तरफ, केंद्र से दूर है। तो सेंट्रीफ्यूगल का मतलब तो हो गया दूर, और सेंट्रीपिटल का मतलब केंद्र की ओर। तो ये जो अपना एक डायग्राम बनता है ये जैसा न्यूरॉन का मल्टीपोलर का, उसी के थ्रू बच्चों को बता दें तो ये जैसे एक्सोन हो गया। ठीक है, ये जैसे बच्चों अपने क्या डेंड्राइट कहला गए, तो ये तो इंपल्स को इधर की ओर सेंटर की ओर लाएंगे, और ये वाला जो है ये सेंटर से दूर ले जाएगा। सेंटर से दूर तो क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल, और ये वाला क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो ये हाँ, ये भी याद रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। 36 जी सर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरल ग्लियल सेल इन नर्वस टिश्यू? अगर बॉडी के अंदर बात करें नर्वस सिस्टम में, तो जो 50% से भी ज्यादा वॉल्यूम है अपने नर्वस सिस्टम में, ग्लियल सेल ही कंज्यूम करती है। ठीक बात है। और इनसे कम जो वो अपने नर्वस टिश्यू होता है। नर्वस टिश्यू जो है वो नर्व इंपल्स जनरेशन, कंडक्शन में इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो अदर फंक्शन है, जैसे न्यूट्रिएंट देना, प्रोटेक्शन करना, रिपेयरिंग करना, ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना, और भी अदर टास्क वो ग्लियल सेल करती है। ग्लियल सेल हो है ना। तो यहाँ पर सपोर्ट एंड बाइंड स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिबल कॉलम टुगेदर। स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिबल कॉलम को जोड़ने का ऐसा कोई टास्क इसका और नहीं होता। ऐसी स्ट्रक्चर कुछ होती भी नहीं है, वो उनके बाहर मेनिंजेज होती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो इस मतलब ग्लियल सेल जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। हेल्प नर्व ग्रो रैपिडली, नर्व सेल डिवाइड होती नहीं है। बिल्कुल। आफ्टर द बर्थ जो है इसमें कोई भी डिवीजन नहीं पाया जाता। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू ब्रेन, ये वाला सही है, न्यूट्रिएंट देती है। सपोर्ट एंड बाइंड नर्वस टिश्यू टुगेदर एंड दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू न्यूरॉन। तो ये वाला ज्यादा एप्रोप्रिएट हो गया ना, क्योंकि मोर इंफॉर्मेटिव पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। सपोर्ट भी आ गया, बाइंड नर्व टिश्यू टुगेदर, उनके बीच में सपोर्टिव फ्रेमवर्क बना रहा है और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवा रहा है। इट इज मोर एप्रोप्रिएट। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। बाकी गलत ये भी नहीं है, लेकिन इस ये वाला इसमें आ गया और एडिशनल भी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 38 इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाता है, और इसमें जो माइलिन शीट होती है वो माइलिन शीट डैमेज हो जाती है। माइलिन शीट क्या प्रिवेंट कर रही थी, लीकेज ऑफ चार्जेस जो हैं उनको प्रिवेंट कर रही थी। अगर माइलिन शीट नहीं होगी तो लीकेज ऑफ चार्जेस होंगे, और जो भी सीएनएस ने इन्फॉर्मेशन दी है वो टारगेट साइट तक प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पाएगी। बिल्कुल। ठीक है, तो माइलिन शीट डैमेज हो जाने के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल। चले आगे 39 जी सर। 3 एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट न्यूरॉन के कंपोनेंट पूछा है, जैसे सेल बॉडी है, एक्सोन है, इसके अलावा उसके डेंड्राइट्स हैं, टिलोडेंड्रिया जो एक्सोन के एंड वाले पार्ट। ठीक है, तो उनकी बात करें तो एपिथेलियल यहाँ पर रिलेटेड है नहीं है। एक्सोन, डेंड्राइट, सेल बॉडी ये वाला बिल्कुल है, होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सिनेप्स उसका पार्ट नहीं, वो तो दो न्यूरॉन के बीच, एक न्यूरॉन एक मसल के बीच में बनता है। ठीक है। और न्यूरोग्लिया भी न्यूरॉन का पार्ट नहीं है, नर्व सेल कंप्लीट सेल ही होगी। ठीक है। तो और ये नोड स्वान सेल ग्लियल सेल होगी। तो अपने को और देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा आंसर
सेकंड चला ऑप्शन जाएगा। नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। जैसे नोड ऑफ रेन्यूअर आया था तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन, तो एक्सोन, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक है तो नोड ऑफ Node of रेन्यूअर, Ranvier, तो उसका पार्ट नहीं है वो। नोड ऑफ रेनवियर तो एक डिप्रेशन कहलाता है जहां पर एक्सोलेमा जो है वो डायरेक्टली डिप हो जाती है। वो अगर myelin sheath ना हो। हाँ स्वान सेल, स्वान सेल है लेकिन माइलिन शीट नहीं बना रही। माइलिन शीट नहीं है, बिल्कुल। तो वो कहां पर एक्सोलेमा के ऊपर डायरेक्टली डिप हो जाती है। Which of the following is not characteristic of nerve system? It is found in brain, spinal cord, nerves. बिल्कुल सही है। It contain the most highly specialized cell. बिल्कुल। Specialized cell भी हाईली होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल है। Various functions ये दर्शाती हैं। Its intercellular space is filled with collagen. Collagen Fibers नहीं नहीं पाई जाएंगी। तो आंसर भी कौन सा चला जाएगा? नोट पूछा है ऑप्शन नंबर 3। Its functional cell are sensitive to change in the surrounding. बिल्कुल जो भी इम्पल्स रिसीव किए जाते हैं उनको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सुनील जी एक जैसे पीछे स्पेशलाइज्ड या स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू पूछ ले हाँ। तब बच्चों को वहाँ पे बताना है बोन, कार्टिलेज, ब्लड, बिल्कुल है ना। एडिपोज टिश्यू को भी ले रखा है, हाँ, एनसीईआरटी हाँ। के अंदर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर अलग से ऐसे देती है मोस्ट स्पेशलाइज्ड टिश्यू, तब अपने को नर्वस टिश्यू बताना है। ठीक बात है। तो ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन यतिन सर ने बताई है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। यतिन सर एक बार बच्चों को फिर से रिपीट करके बता दें हाँ। दोनों चीजों में क्या अंतर था। कि जैसे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें ठीक है, तो उसके अंदर जो आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू उनको नहीं लेना है। ठीक है, और डेंस जो- जिनका डेंस बिल्कुल। मैट्रिक्स होता है वो लेना है। हाँ, जी। तो जैसे अपने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू दोनों स्पेशलाइज में नहीं है। ठीक है, फिर अपन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जी। उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन आ गया हम्म, और कनेक्टिव टिश्यू वेस्कुलर आ गया। ठीक है, ये स्पेशल के अंदर ये स्पेशल के अंदर बोन भी, कार्टिलेज भी, ब्लड भी। ठीक है। एक जगह एनसीईआरटी ने एडिपोज को भी लास्ट की समरी में दे रखा है। तो ये बच्चों को स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में याद रखना है। ठीक और है, स्पेशल टिश्यू या स्पेशलाइज सेल अगर पूछ ले तो वो इसके रेस्पेक्ट में बच्चों को याद रखनी है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 रहेगा। जी। Impulse moving on a neuron when passes on to the next neuron essentially causes क्या? तो ये तो डिपेंड करेगा कि न्यूरोट्रांसमीटर किस प्रकार का बिल्कुल release बिल्कुल होगा। बिल्कुल तो सही ये स्टिमुलेटरी टाइप का होगा या इनहिबिटरी टाइप का होगा। तो दोनों प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो इसमें कौन सा चला जाएगा? इनहिबिशन और स्टिमुलेशन दोनों चला जाएगा। तो आइदर इनहिबिशन और स्टिमुलेशन ऑफ द मतलब अगर इनहिबिटरी एंटियम रिलीज हुए बिल्कुल जैसे आपका गाबा गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड जी, तो वो सुनील जी पोस्ट मेम्ब्रेन पर जुड़ कर के कैल्शियम चैनल क्लोराइड चैनल को ओपन करेगा। ठीक है, उससे Cl माइनस जो है वो अगली सेल के अंदर जाएगा मूव कर जाएगा। जिससे वो हाइपर पोलराइज हो जाएगी, है ना। ठीक है, और अगर एक्साइटेटरी एंटियम है जैसे एसिटल कोलाइन ACS तो वो रिसेप्टर पे जुड़ते ही सोडियम का इनफ्लो कराएगा बिल्कुल। और उससे वो डीपोलराइज होगा। वो डिपोलराइजेशन हो इससे जाएगा। एक्साइटेशन और इससे इनहिबिशन। ठीक बात है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस सर ने आपको बता दिया कि इनहिबिशन किस प्रकार होता है कैल्शियम क्लोराइड आयन अंदर जाने के कारण, और स्टिमुलेटेड किस प्रकार होता है सोडियम अंदर जाने के प्लस कारण। साइन जाएगा तो बिल्कुल। एक्साइटेशन। तो ये तो हो गया डिपोलराइजेशन और ये हो गया हाइपर पोलराइजेशन। नेक्स्ट मूव करें जी सर। मैचिंग वाला क्वेश्चन है। जैसे नर्वस टिश्यू के रेस्पेक्ट में अगर बात हम लोग करें तो इसमें एक्साइटमेंट होता है। ठीक है, कार्डियक मसल के रेस्पेक्ट में जो है इंटरकलेटेड डिस्क हो गया। ठीक है, फिर टिप ऑफ नोज बच्चों को बताया था अपने कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज। और कैसी कार्टिलेज होती है ये भी बताया था, येलो फाइब्रस कार्टिलेज। येलो फाइब्रस। और फिर क्या है? लिगामेंट। लिगामेंट है तो वो Cord कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। तो 3-4-1-2 तो 3-4-1-2 ये दिन सर आंसर नंबर 3 चला जाएगा। चलें जी। क्वेश्चन नंबर 43। epithelial tissue is distinguished from connective tissue, muscular or nerve tissue by its। तो ऐसा किसके कारण होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन की प्रेजेंस के कारण ऐसा होता है, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ मिलेगी? केवल एपिथेलियल टिश्यू में ही पाई जाती है। ठीक है, और आपको बच्चों को ये भी अपन ने बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू ही वो है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, वेस्कुलर होती है। अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू से क्या करती है? ऑब्टेन करती है। इंटरसेलुलर स्पेस काफी कम होता है। काफी कम होता है क्योंकि सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज कहलाती है। इसमें सुनील सर ने आपको ये भी बताया था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ट्रांजिशनल में नहीं है। ट्रांजिशनल उसके अलावा सब में। हाँ बिल्कुल। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 चला जाता है। नेक्स्ट 44 जी सर। Which of the following is not one of the 4 primary classes of tissue? अच्छा, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue, सिंपल सा इसमें।
सिंपल सा है। तो कार्टिलेजिनियस टिश्यू इज ए टाइप ऑफ, ये कौन सा बन जाता है? ये कनेक्टिव। कनेक्टिव का ही पार्ट है। बिल्कुल। तो फॉर प्राइमरी क्लास जो है वो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, एक नर्व टिश्यू जो है वो भी प्राइमरी। नेक्स्ट 45 रहेगा, मोस्ट स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये यतिन सर ने अभी हाँ, बताया ये था discuss आपको, किया था। तो इसका यतिन सर कौन सा चला जाएगा? मोस्ट स्पेशलाइज्ड पूछ लिया ना तो नर्व टिश्यू चला जाता है, और अबंडेंट पूछ लेता तो फिर कौन सा चला जाता? कनेक्टिव टिश्यू। 46 जी सर। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है यहाँ पर, कनकेव सरफेस ऑफ आरबीसी प्रोवाइड मोर स्पेस या सरफेस एरिया जी। फॉर हीमोग्लोबिन। बिल्कुल करेक्ट है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप हो या उसको रिलीज करे, ठीक है। इसके लिए कनकेव सरफेस जो है वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है, बढ़ा देती है। जिससे गैसेस जो ट्रांसपोर्ट है वो इजी हो जाता है। ओके। इसीलिए ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट जब ये मैच्योर होती है तो इसके मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल जो है वो इससे बाहर निकल जाते हैं या खत्म हो जाते ठीक हैं। है। उसका पर्पज यही था, और ये कैसी भी हो, ए ए न्यूक्लिएटेड, हाँ। ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस जो है इसका सेल का वो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई कर पाए। ओके। तो पहले वाला सही है, ठीक है। है ना। फिर जो है अगला है, वाटन जेली प्रेजेंट इन अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ फिटस इज पिगमेंटेड नहीं है, ये म्यूकोइड टाइप का टिश्यू है ना, म्यूकोइड म्यूकोस टाइप टाइप का। का, तो इसलिए गलत हो गया। बिल्कुल। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज थिक फ्लेक्सिबल एंड परमिएबल परमिएबल नहीं, impermeable, इम्परमिएबल। क्योंकि बाहर की तरफ एक कोटिंग होती है हाँ हाँ, जो वाटर के लॉस को प्रिवेंट प्रिवेंट करती है। ठीक है। फिर एक All of these का मतलब ही नहीं। हाँ, इसका मतलब तो नहीं। आंसर कौन सा चला गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मतलब मैमल के अंदर ही सुनील जी, अगर कैमल लेमा को छोड़ दे तो ए न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, जी। इसके अंदर आरबीसी सर्कुलर है या Okay. बाइकनकेव है। ठीक है। बाकी वर्टिब्रेट जो है उनके अंदर वो ओवल शेप ओवल शेप या बाई कॉन्वेक्स अपन कह सकते हैं ना, ठीक है। न्यूक्लियस होता है उनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने यहाँ 46 क्वेश्चन जो है इसके कंप्लीट होते हैं जितेंद्र सर, और 50 क्वेश्चन जो है आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट के दौरान हमने करवाए थे, 46 ये करवाए हैं। ये टोटलिटी 96 क्वेश्चन जो है ये आपको एनिमल हिस्टोलॉजी के प्रोवाइड करवाए गए। जी, ओके। जी। अब अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों के साथ जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ मिलते हैं, और बच्चों का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट भी वो कहलाता है। बिल्कुल। तो फिजियोलॉजी में आप लोग जो है स्टार्टिंग के जो चैप्टर उनको बढ़िया रिवाइज करेंगे, हाँ, तो ताकि ये डिस्कशन आपके लिए बेनिफिशियल। बिल्कुल। तो उसमें भी हम जो है उनको अलग अलग से करवाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ये तीन अपने साथ रहेंगे, बिल्कुल। तो बच्चों को ये तीन रिवाइज करके आने से जी मतलब है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।